क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर हर दिन हजारों लोग साइबर फ्रॉड का शिकार बनते हैं। एक बटन के क्लिक में उनके लाखों रुपए चोरी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि मात्र कुछ सावधानियां बरतने से आप अपने आप को 100% तक सुरक्षित कर सकते हैं और फ्रॉड से बच सकते हैं, हैकिंग से बच सकते हैं। आप अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं, आप अपना डेटा लीक होने से बचा सकते हैं। तो हैकिंग से कैसे बचा जाएगा, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। हैकिंग से बचने के क्या-क्या तरीके हैं, इसको आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अपने मोबाइल को, लैपटॉप को या कंप्यूटर को हैकिंग से बचाना चाहते हैं, अपने बैंक खाते को, अपने जीमेल आईडी को, अपने पर्सनल डेटा को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मजबूत पासवर्ड बनाना आपका सबसे पहला हथियार होता है। क्योंकि अगर आप मजबूत पासवर्ड बनाते हैं तो आप काफ़ी जो है हैकिंग से बच सकते हैं। अब मजबूत पासवर्ड कैसे बनाया जाएगा, पासवर्ड क्या होगा, इस पे थोड़ी-सी बात करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पासवर्ड एक्चुअल में होता क्या है। तो एक सरल अगर तुलना की बात किया जाए, अगर आपकी जो बैंक होती है, आपका बैंक जो खाता है, एक सोने का तिजोरी है, तो पासवर्ड जो होता है उस तिजोरी की चाबी होती है। जितनी मजबूत आपकी चाबी होगी, उतनी सुरक्षा होगी। लेकिन भारत में जो होते हैं लगभग 70% लोग जो होते हैं बहुत कमजोर पासवर्ड बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा मजबूत पासवर्ड बनाएँगे, उतना ही आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। अब भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम लोग जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। नॉर्मल पासवर्ड वो कैसा बना लेते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना देते हैं या अपना नाम डाल देते हैं या अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं या अपने गाँव का नाम या अपने माता-पिता का नाम। इस प्रकार के सिंपल से वो पासवर्ड बनाते हैं, जिस कारण से आसानी से उनके पासवर्ड हैक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको कभी भी पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। अब कैसे पासवर्ड होते हैं, इस पे थोड़ी-सी हम बात करते हैं कि किस टाइप के पासवर्ड बनाने चाहिए। तो परफेक्ट जो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम समझते हैं। तो परफेक्ट जो पासवर्ड होता है, वो कम से कम 12 से 16 अक्षरों का होना चाहिए। बड़े और छोटे अक्षर जो होते हैं, जैसे ए टू जेड मिले होने चाहिए। अंक भी 0 से 9 शामिल होने चाहिए। विशेष चिन्ह जैसे कि एट द रेट वगैरह होने चाहिए। आसान शब्द ना होने चाहिए जैसे कि जन्म तिथि, नाम और पति, ये नहीं होने चाहिए। अर्थात कहने के मतलब अगर आप एक पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कम से कम 12 से 16 अक्षर तक लेने चाहिए और इन अक्षरों के अंदर जो होते हैं कुछ बड़े होने चाहिए अक्षर तो कुछ छोटे होने चाहिए। इसमें कुछ अंक भी आपको शामिल करने चाहिए। यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट, हैश, परसेंटेज, डॉलर, इस प्रकार के यूज करने चाहिए। और यहाँ पे आपकी कोई भी जन्म तिथि, नाम या पिता का नाम, माता का नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कैसा पासवर्ड आपका होना चाहिए। तो उदाहरण में देखें जैसे कि MYDOG@205 सिक्योरिटी, ये पासवर्ड थोड़ा-सा मजबूत है। लेकिन यहाँ पर भी आप चाहें तो यहाँ पे 2025 लिखा है, ये भी ना लिख के आप 20197 लिख सकते थे। ऐसा पासवर्ड यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा, आप सिक्योरिटी में स्पेलिंग कोई मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे वाई हुए लास्ट में, आप इसको ई कर सकते थे। ऐसा पासवर्ड बनाओ जो आप खुद याद रखने में प्रॉब्लम फेस करो और हमेशा पासवर्ड बनाओ, उसको एक बार लिख दो कहीं पे और ध्यान दो कि पासवर्ड बनाने के बाद आप उसको जो अपने मोबाइल में कम कहीं एक डायरी पे लिख के रखो, क्योंकि मोबाइल कभी-कभी हैक हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी पासवर्ड वगैरह होते हैं वो भी हैक हो जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी डायरी पे लिखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। अब थोड़ा-सा यहाँ पे बात करते हैं कि क्या याद रखने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि हर खाते के लिए आपको अलग-अलग पासवर्ड बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही पासवर्ड बना दो, सभी के लिए आपको अलग-अलग पासवर्ड बनाने चाहिए। या फिर यहाँ पे हर 3 महीने में आपको बदल देना चाहिए और कोशिश करो कि आपको 3-4 महीने पे पासवर्ड चेंज भी करते रहना चाहिए। फिर यहाँ पे किसी को भी शेयर ना करें और ध्यान रखें कि आप किसी को भी पासवर्ड ना शेयर करें, चाहे पत्नी को भी नहीं। अर्थात किसी को पासवर्ड ना शेयर करें, चाहे खुद की आपकी पत्नी हो।
वहीं पे थोड़ा-सा बात करें तो पासवर्ड को कहीं नोट ना करें, कम से कम खुले स्थान पर नहीं, अर्थात पासवर्ड को ऐसी जगह नोट करके रखें, जहाँ पे लोग नहीं आते हों या वो आपके कोई भी लोग ना देखते हों, ऐसी जगह। ऐसा नहीं नॉर्मल डायरी में नोट कर दिया जिसको सब लोग ओपन करके देखें, तो आपका पासवर्ड नॉर्मल तरीके से हैक हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा-सा अब हम आगे बात करते हैं कि जो 2 चरणी वाला जिसको हम टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, ये क्या है और इससे आप कैसे सुरक्षित अपने आप को कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कर सकते हैं। जिसको हम लोग टू चरणी जो प्रमाणीकरण होता है या टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, जिसको 2FA भी कहा जाता है। अब ये क्या है, इस पे हम थोड़ी-सी बात करते हैं। तो 2FA की बात करें तो जब आप अपने बैंक या ईमेल अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो सिर्फ पासवर्ड काफ़ी नहीं है, आपके फ़ोन पर एक ओटीपी भी क्या है बार का ओटीपी जो होता है, एक कोड होता है, वो आता है। अगर कोई हैकर आपका पासवर्ड भी जान ले तो यह ओटीपी उसके पास नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देते हैं, तो कोई भी आपकी जीमेल आईडी आपका पासवर्ड पा जाएगा, फिर भी आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे वो जीमेल आईडी पासवर्ड डालेगा, एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा या यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि कोई व्यक्ति आपके अकाउंट को लॉगिन करना चाहता है, आप उसको परमिशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। और आपको वहाँ पे अगर यस कर देंगे तो वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, अगर नो कर देंगे तो लॉगिन नहीं होगा। लेकिन नो ही नहीं करना है, तुरंत यहाँ पे आपको पासवर्ड भी अपना चेंज कर देना है, जिससे जो उसके पास पासवर्ड था वो पासवर्ड अब खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नो करना चाहिए, उसके बाद फिर अपना पासवर्ड तुरंत चेंज कर देना चाहिए। तो ये होता है तरीका कि आप अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन कर देंगे, तो कोई आसानी से आपके अकाउंट को अगर पासवर्ड जान भी जाएगा, फिर भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब थोड़ा-सा यहाँ पे आगे बात करते हैं कि 2FA कहाँ-कहाँ आपको चालू करना चाहिए, अर्थात कहाँ-कहाँ लगाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपना गूगल अकाउंट जो होता है, उसके अंदर लगाना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके सभी डेटा की कुंजी, क्योंकि आज के समय में जो भी लोग होते हैं, गूगल अकाउंट होता है जो, गूगल अकाउंट से आपकी ईमेल आईडी ऐड होती है, वहीं पे आपकी गूगल ड्राइव भी ऐड होती है, वन नोट भी ऐड होता है, जिसके अंदर सभी लोग अपने पर्सनल डेटा को, फोटो को, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अगर आपका गूगल अकाउंट ही नहीं सुरक्षित होगा, तो आसानी से कोई भी आपके गूगल ड्राइव को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि गूगल ड्राइव जो होती है वो गूगल अकाउंट से ही क्या होती है, ऐड होती है। तो इसलिए आपके अपने गूगल अकाउंट का जो होता है बहुत ही अच्छे से जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहिए। वहीं पे ईमेल, जीमेल आईडी या आउटलुक, वो भी आपके सभी खातों को रीसेट करने का रास्ता होता है। फिर यहाँ पे बात करें बैंकिंग के, जितने भी बैंकिंग ऐप होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, सभी के जो आपके पैसे सीधे खतरे में रहते हैं, इसलिए आपको वहां पर भी टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर मोबाइल में यूज करते हैं, जैसे कि फोन पे होगा, पेटीएम होगा, अगर वहां पे टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको एक कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो, जिसके अंदर आप उस एप्लीकेशन को रखें और उस एप्लीकेशन में भी क्या एक पासवर्ड अलग से डालें, क्योंकि मोबाइल का पासवर्ड होता है, उसके बाद एक होता है आपके फोन का, अर्थात उसका एप्लीकेशन का आप अलग होगा था, जिसको हम लॉकर कहते हैं। तो एक लॉकर एप्लीकेशन यूज करो, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को उसके अंदर रखो, जिससे अगर कोई मोबाइल को आपके ओपन कर लेगा, लेकिन आपके उस लॉकर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको एक लॉकर का भी यूज करना चाहिए। कोई भी आप एप्लीकेशन अच्छा जो आपको दिखाई प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं और उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो भी आपके ऐप हैं उसके अंदर ही रखें, जिससे अगर कोई मोबाइल आपका ले लेता है, तो मोबाइल लेने के बाद वो एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है। फिर यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी बहुत ही अच्छे से टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहिए, जिससे आपके इंपॉर्टेंट कोई फोटो और डॉक्यूमेंट नहीं चुरा सकता और ना ही उस पे कोई अकाउंट पे कोई पोस्ट कर सकता है। क्योंकि मान लिया आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए या आपका फेसबुक चैनल या इंस्टाग्राम मोनेटाइज है, अगर उस पर कोई गलत पोस्ट कर देगा तो आपका चैनल या आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम तुरंत क्या डिलीट भी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा उनको उसके ऊपर भी टू स्टेप वेरिफिकेशन रखना चाहिए। व्हाट्सएप की बात करें तो आज के समय में व्हाट्सएप पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई मैसेज अगर आपको अननोन नंबर से आता है,
उस पे कोई एपीके फाइल वगैरह आ जाती है, अगर आप उस पे क्लिक कर देते हैं, तो तुरंत वो एक ऐसा एप्लीकेशन इंटरनल आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि आपको मालूम भी नहीं होगा कहाँ होगा और आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा। इसलिए आपको अपने व्हाट्सएप पर भी टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखना चाहिए। अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कुछ इसमें, जैसे कि यहाँ पे बात करें जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं आपके, तो आपको अपनी ईमेल और बैंक के अंदर तो ज़रूर ही लगा के रखना चाहिए टू स्टेप वेरिफिकेशन, क्योंकि ईमेल में लगाएँगे तो ईमेल ही से ही आपका फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब होता है, तो ऑटोमेटिक वो सभी चीज़ें सुरक्षित हो जाएँगी और बैंक में लगा देंगे तो आपके सारे डेटा सुरक्षित हो जाएँगे। अब थोड़ा-सा यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे फ़िशिंग के अटैक सबसे बड़ा जाल जो है उसे क्या होता है? तो फ़िशिंग क्या होता है इस पे अगर थोड़ी-सी बात किया जाए, तो फ़िशिंग का मतलब होता है कि हैकर्स जो होता है आपको जाली ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस भेजते हैं, जो असली दिखते हैं लेकिन असली होते नहीं। जैसे कि उदाहरण से अगर हम बात करें, आपका अमेज़न अकाउंट निलंबित हो गया है, 2 घंटे में खाता डिलीट हो जाएगा, यहाँ क्लिक करें अमेज़न सिक्योरिटी.वेरीफाई.com। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का मैसेज अगर किसी ने भेज दिया कि आपका जो है अमेज़न का अकाउंट डिलीट हो चुका है, तुरंत अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करें। अब आपने कभी देखा है कि अमेज़न का कोई का अकाउंट डिलीट हो और वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे अननोन नंबर से? इसके लिए आपको खुद अमेज़न से डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ना कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करना चाहिए। तो व्हाट्सएप पे जब भी कभी आपको अननोन नंबर से कोई मैसेज, एपीके या कोई आपको फाइल दिखाई दे, उस पे कभी नहीं क्लिक करना, वरना तुरंत मोबाइल आपका हैक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो फ़िशिंग होता है, इस प्रकार से होता है। थोड़ा-सा यहाँ पे बात करें तो आप क्लिक करेंगे अगर उसके ऊपर, तो क्या होगा, आपका जो यहाँ पे यूज़र्स नेम है और आपका पासवर्ड उसके पास चला जाएगा। ओटीपी माँगा जाता है और आज के समय में तो ऐसे हैकर्स आ चुके हैं, जो कि आपके मोबाइल को हैक करने के बाद आपकी जो कॉल होती है फॉरवर्डिंग मोड में कर देते हैं, जिससे ओटीपी भी उनके पास जाएगा, आपके पास ओटीपी भी नहीं आएगा। इसलिए हैकिंग से बहुत ज़्यादा बच के रखना है आपको। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं इसके बाद थोड़ा-सा कि फिशिंग से कैसे बच सकते हैं, बचने के क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे बात करें तो अजनबियों के आए लिंक पर बिल्कुल ना क्लिक करें। तुरंत सलाह लेने के लिए कहने वाले मैसेज को संदेश से देखें। ऐसे ईमेल जहां गलतियां हों, वर्तनी याद रखें। सीधे वेबसाइट पर जाएं, ब्राउज़र में टाइप करके देखें। आधिकारिक नंबर पर कॉल करें, जो अधिकारी के नंबर होते हैं। यदि संदेह हो तो पहली बार अपने परिवार से पूछें। कहने का मतलब है कि अगर आप अजनबी का कोई भी आपको मैसेज आता है, लिंक आता है, तो उस पे कभी भी क्लिक ना करें। अगर आपको लगता है इस पे क्लिक करना, तो आपको क्या करना है, वो लिंक पहले ऐसे सिस्टम पे फॉरवर्ड कर देना है, जहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल ईमेल वगैरह नहीं है, तब वहाँ पे आपको ओपन करना चाहिए। तुरंत अगर सलाह कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है, अच्छी जॉब के ऑफर दे रहा है, कुछ अच्छे-अच्छे काम बता रहा है, तो आपको उससे कभी भी उस पे भरोसा नहीं करना है। क्योंकि आज के समय में ऐसी जॉब वगैरह मिलना काफ़ी कठिन है। अगर कोई फ्री में आपको जॉब बता रहा है कि इतने रुपए मिलेंगे, ₹10 भेजो आपको इतना काम हो जाएगा, तो बिल्कुल उस पे ट्रस्ट ना करें। वहीं पे ईमेल जहाँ गलतियाँ हो रही उसको भी छोड़ दें। सीधे वेबसाइट पर आप हमेशा जाने की कोशिश करें, अगर कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उसके लिंक के थ्रू ना जाएँ, आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे, जैसे कि मान लो आपको कोई फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए उनकी ऑफिशियल साइट पे जाएँ, ना कि कोई लिंक अगर आपको भेजता है फॉर्म भरने के लिए, उस पे ना क्लिक करें। और आधिकारिक नंबर पे कॉल करें। अगर आपको मान लें कंप्लेन करना है किसी को, तो कंप्लेन करने के लिए जो उनके आधिकारिक नंबर होते हैं, उस पे कंप्लेन करें, ना कि कोई वेबसाइट पे कहीं नंबर मिल जाए कि यहाँ पे आपको कंप्लेन करना है, तो उस पे बिल्कुल ना करें। क्योंकि हमने एक बार ऐसा ही देखा कि हमने अपने इन्वर्टर की कंप्लेन किया था ल्यूमिनस के लिए, तो वहाँ पे मैंने ऑनलाइन नंबर देख लिया गूगल पे जाके, तो वहाँ पे एक नंबर मिल गया मुझको। लेकिन मैंने जैसे उस नंबर पे कॉल किया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो हमें ₹2 जो है पे कर दीजिए, इसका चार्ज लगता है। हमने ₹2 पे किया, देखा कुछ ही समय के बाद मेरा मोबाइल हैक हो गया। इसलिए कभी भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जो है करना है, तो आप उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके ही कॉल करें। और पहली बार अपने अगर कुछ नया लगता है, तो आपको अपने कोई अगर ओटीपी पूछता है, तो आपको पूरे परिवार से डिस्कस करना है कि आपने कोई फॉर्म तो नहीं भरा है, उसके लिए ओटीपी आ रहा है, तभी आप किसी को ओटीपी शेयर करें, अन्यथा ना करें। अब थोड़ा-सा यहाँ पे बात करते हैं कि डिजिटल जो होता है या डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है? ये आज की सबसे भयानक धोखाधड़ी है। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इस पे अगर थोड़ी-सी बात किया जाए, तो ये क्या है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिजिटल जो अरेस्ट होता है, एक अत्यंत खतरनाक स्कैम है, जहाँ जो हैकर्स होते हैं,
वो पुलिस या सीबीआई का बनावा करते हैं, अर्थात सीबीआई के तरीके से बात करते हैं और आपको जाली गिरफ्तारी या वारंट दिखाते हैं। उसमें क्या होता है, आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसा भेजने के लिए कहते हैं। कहने का मतलब आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, लगेगा कि वो ओरिजिनल में सीबीआई हैं या पुलिस हैं और आपको अरेस्टमेंट का वारंट भी देंगे। फिर कहेंगे अगर आप इतने पैसे आप हमें देंगे तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार का जो होता है इसे हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें क्या होता है, कभी-कभी आपकी कुछ ऐसी फोटोज को वो एडिट करके या आपकी कुछ आपत्तिजनक फोटो को किसी दूसरे के साथ एडिट करके आपके फैमिली परिवार में शेयर करते हैं, जिससे आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे माँगते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए और आपको 10 से 15 घंटे के लिए यहाँ पे वीडियो कॉल पर भी रखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब थोड़ा-सा बात करते हैं कि 2025 की एक हकीकत जहाँ पे डिजिटल अरेस्टमेंट हुआ था। तो भारत में लाखों लोग इस स्कैम के क्या होते हैं, शिकार बन रहे हैं। जिनमें से यूएस में एक 74 वर्षीय महिला को जो होता है यहाँ पे $49600 का नुकसान हुआ था कि उसे बताया गया कि वह गिरफ्तारी के खतरे में है। उसको बताया गया कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं, आपको डॉलर पैसे देना पड़ेगा। इस कारण से उसको स्कैमर अब एआई से निकली नकली वीडियो बनाते हैं। अभी हमने कहा कि नकली वीडियो बनाकर लोग भी आपको स्कैम स्कैम कर सकते हैं, आपको ठग सकते हैं, तो इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं यह स्कैम कैसे काम करता है। तो इस स्कैम में होता क्या एक्चुअल में है कि सबसे पहले असंपर्क अर्थात तो आपको ईमेल या व्हाट्सएप या फोन कॉल आएगी, उस पे आपसे लोग संपर्क करेंगे। फिर यहाँ पे डर, पहले तो संपर्क कर लेंगे, फिर डर आपकी जानकारी का दुरुपयोग हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग का शक, ऐसा कुछ बताएंगे। फिर जाली दस्तावेज, नकली अरेस्ट वारंट, जाली पुलिस आईडी वगैरह आपको वो बताएंगे कि आपकी आईडी है या आपके का नाम से एक वारंट कर चुका है। फिर यहाँ पे पैसा लेंगे, आपको सुरक्षा जमा या जुर्माना भेजने के लिए कहा जाता है और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। इस प्रकार से ये काम चलता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इससे कैसे आप बच सकते हैं। तो बचने के लिए आप कभी भी असली सरकारी वेबसाइट के अलावा कहीं पैसा ना भेजें, वीडियो कॉल पर अपनी डिटेल्स कभी ना दिखाएं, अकेले पर फैसले ना लें, परिवार से कहें, असली पुलिस से 100 नंबर पर कॉल करें और साइबर हेल्पलाइन में रिपोर्ट दर्ज करें 1930 या 155 260 पे। कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा कभी लगता है तो आपको हमेशा आपको सरकारी वेबसाइट पे जाके आपको देखना होगा कि क्या आपका एक्चुअल में वारंट कटा है कि नहीं कटा है। वीडियो कॉल पर आप अगर बात करते हैं, अगर वो कहता है कि आप अपना जो आधार कार्ड, अपना आप जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दिखाएं, बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाना है। और कभी भी अगर आप इस स्कैम में फंस रहे हैं तो आपको अकेले नहीं, आपको कुछ लोगों से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कभी लोग क्या होता है डर के किसी को नहीं बताते, अकेले ही पूरा पैसा देते रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको परिवार में शेयर करना चाहिए कि प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही, हो सकता है आपको कुछ नया सुझाव भी मिल सके। और असली पुलिस जो होती है, ओरिजिनल पुलिस, आपको 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए या जो भी आपके इलाके में पुलिस कॉल का नंबर हो उस पे आपको कांटेक्ट करना चाहिए और हेल्पलाइन नंबर पे या आपको साइबर क्राइम जो रिपोर्ट होती है वहां पे आपको रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। अब थोड़ा-सा यहाँ पे बात करते हैं कि डेली लाइफ में आपको 10 ज़रूरी क्या सावधानियाँ हैं। इन 10 सावधानियों पे हम पार्ट नंबर जो इसका 3rd बनाएँगे वीडियो, उस पे डिटेल से बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी 10 सावधानियाँ हैं, जिनसे आप आसानी से स्कैम या हैकिंग या अपने डेटा लीक होने से बच सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।